हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का 2024 प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की यह विशेषता रही है कि अनेक जातियों को बांटकर एक जाति बना देता है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति संस्कृति के 4 अध्याय से उद्धृत है। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की संश्लेषणवादी स्थिति पर बल दिया है, जो विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों को अपने में समाहित करके एक नई पहचान बनाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। संस्कृति के 4 अध्याय, इसका प्रकाशन हुआ 1956, स्थापना के लेखक जवाहरलाल नेहरू। पूछा जा सकता है कि किसके ऊपर है? स्थापना के लेखक जवाहरलाल नेहरू। इस ग्रंथ के अनुसार भारतीय संस्कृति की 4 क्रांतियां हुई हैं। इसमें कितनी क्रांतियां पूछी जा सकती है? तो इसमें कितनी क्रांति हुई? 4 क्रांतियां हुई हैं। इस कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस कृति पर दिनकर जी को 1959 में 1959 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसमें 4 ऑप्शन है और चारों के बारे में एक्सप्लेनेशन की। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार और निबंधकार हैं। मेरी तिब्बत यात्रा क्या है? यह राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है। इसमें इन्होंने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ये एक, और उनकी निजी जिंदगी और अनुभव के वाणी है। तो एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 4 क्वेश्चन बताए हैं और चारों की ही डिटेल्स इसमें दी हुई है। तो यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। अब जैसे ये लाइन दे देंगे उठा के, तो पूछ लेंगे ये जो लाइन दी हुई है पूरी किस उपन्यास से है। तो आपको पता होना चाहिए। तो कोई कीवर्ड आप पकड़ ले तो उससे आपको पता चल जाएगा ये मैला आंचल की है। तो मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीनाथ रेणु का। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये लाइन किसकी है? तो मैला आंचल। 2 क्वेश्चन तैयार। और फिर इसके बाद आपको बताना है कि ये किससे कहते हैं। इसमें ये जो लाइन कही हुई है, तो ये बात मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार किसने कही है? हरगौरी सिंह। तीसरा क्वेश्चन बना। अब चौथा है किससे कहते हैं। तो किससे कहते हैं ये कहते हैं फणीनाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल में तहसीलदार हरगौरी सिंह काली टोपी वाले नौजवानों से। तो ये बात कहते हैं काली टोपी वाले नौजवानों से। तो ये उपयुक्त बात कहते हैं। कौन कहते हैं? हरगौरी और काली टोपी वाले से कहते हैं। तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, मैला आंचल किसका है? फणीनाथ रेणु का। क्या है ये? उपन्यास। सेकंड बात, किसने कही है? ये जो लाइनें कही है हरगौरी सिंह ने। और किससे कही है? तो काली टोपी वाले नौजवानों से। तो दोस्तों, हरगौरी सिंह एक धार्मिक और सामाजिक मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। वे हिंदू राज की स्थापना के प्रबल समर्थक हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज की स्थापना के किसके समर्थक थे? तो ये हिंदू राज के समर्थक थे और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो इस उपन्यास में उनकी एक टिप्पणी राजनीति और सामाजिक संदर्भ को दर्शाती है, जहाँ धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराएं आपस में टकराती है। तो मैला आंचल में ये मेन बातें थी। तो ऐसे ही जैसे बूढ़े जोशी की भविष्यवाणी, अब ऐसे ही पूछ लेंगे। तो कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौआ उड़ेगा। अब ये लाइन दे देंगे, पूछेंगे ये किस उपन्यास से दी गई है। फिर लक्ष्मी का कथन आ जाएगा कि भेंट है यह, आप विचार कर देखिए जैसे आपका घक्कड़ कपड़ा है। अब ये पूछ लेंगे ये किसका कथन है? तो लक्ष्मी का कथन है। या लक्ष्मी का कथन है ये दे देंगे, या फिर ये कह देंगे कि कथन देके कि ये किस उपन्यास का है। तो किसी भी तरीके से ये एंट्री वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको अच्छे से उपन्यास पता होना चाहिए। तो हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हुए और 2 क्वेश्चन के अंदर हमने 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक ही उपन्यास से एक क्वेश्चन से निकाल लिए। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यता सही है?
अब हमें ये बताना है मनोविश्लेषणवाद। आपको सबको पता है कि ये बहुत पॉपुलर है। ये किसका है? फ्राइड का। सबसे पहले पता होना चाहिए फ्राइड का है। और हमें ये पता होना चाहिए कि मनोविश्लेषणवाद में कौन कौन सी मान्यताएं सही है। तो आपको ये कोड में दिया गया है। तो इसमें हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए और बी। अब ए और बी में पहला देख लेते क्या है। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानव की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। और सेकंड है हमारा एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापना की प्रवृत्ति प्रमुख है। तो अब हम आपको ऑप्शन काटना सिखाते हैं कैसे। हमें इन ऑप्शन में से एक पता होना चाहिए। अब जैसे हमें ए का पता है कि ए सही है। अब आप ये देखिए इसमें कि ए तो आने जाना है। अब ए तो आने जाना है तो ए एक में दे रखा है, ए तो और इसलिए होना ही होना है, ये सही है आंसर। तो हमें कोई ऑप्शन से जाना नहीं है। इस तरीके से हमें ऑप्शन को काटना नहीं चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानव की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। ये कथन सही है। ठीक है। फ्राइड ने माना है कि कला और धर्म दोनों ही मानव मन की गहरी ऐतत इच्छाओं और दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने अवचेतन मन को मानवीय व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। अगर आपने छोटे छोटे कीवर्ड पकड़ लिए ना तो आपको क्वेश्चन 100% सही लिखेगा। जैसे एडलर ने कौन कौन सी बातें कही है। एडलर ने कला और धर्म के ऊपर कहा है। एडलर ने मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की बात कही है। ये कथन सही है। ठीक है। 2 कथन ऐसे है। ये दोनों की पॉइंट पकड़ लिए। कहीं भी आपको अगर लगता है कि 4 पॉइंट में हमें नहीं समझ में आ रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 2-3 पॉइंट पे बात कही है। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अल्फ्रेड एडलर, पूरा नाम क्या है इनका? अल्फ्रेड एडलर, जो कभी फ्राइड के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? फ्राइड के। ये भी पूछा जा सकता है। तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया इन्होंने? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का। पहला कुछ उन्होंने आत्मस्थापना यानी सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की है कि ये जो प्रवृत्ति यानी कि जो मनुष्य का गुण होता है सेल्फ एक्सप्रेशन की, तो मानव व्यवहार की एक मूल शक्ति को उन्होंने माना। उनके अनुसार व्यक्ति अपनी हीनता की भावनाओं पर काबू पाने और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। कला और साहित्य पर और भी इनके कुछ पॉइंट से ये देख लीजिए। कला और साहित्य पर फ्राइड के विचारों का सतही प्रभाव पड़ा, ये कथन गलत है, क्योंकि फ्राइड के विचारों का कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने कहा, यहाँ पे क्या लिखा है? फ्राइड के विकारों का, क्योंकि विकारों का नहीं है, ये है कला और साहित्य पर किसके विचारों का। उनके सिद्धांतों में कलाकारों और लेखकों को मानव मन की जटिलताओं को समझने और रचनाओं में उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए एक नई दिशा प्रदान की। मनोविश्लेषण केवल फ्राइड के सिद्धांतों तक सीमित है, यह कथन भी गलत है। मनोविश्लेषण फ्राइड के सिद्धांतों से आगे बढ़कर कई अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। तो खाली फ्राइड के सिद्धांतों तक सीमित नहीं है केवल मनोविश्लेषण, तो ये उनके सिद्धांतों से आगे बढ़कर कई अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। और यहाँ दे रखा है केवल फ्राइड के सिद्धांतों तक सीमित है। अब ये देखिए, जैसे कि एडलर, युंग, हॉर्नी, इन सभी ने मनोविश्लेषण के क्षेत्र में अपने योगदान दिया। अब नेक्स्ट है इडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्राइड के सिद्धांत में महत्व नहीं है। तो ये देख लेते क्यों गलत है। तो ये कथन भी गलत है। इडिपस कॉम्प्लेक्स फ्राइड के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये कह रहा है कि ये महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, यानी कि महत्व नहीं है। तो यह बच्चों में अपने माता पिता के प्रति यौनाकर्षण और प्रतिबिंबित की भावनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं करने के लिए। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्ल मार्क्स सूची वाला। तो हमें सूची मिलान करनी है। तो सूची मिलान करने के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक का भी पता है तो भी आप इसका आंसर कर देंगे। तो पहला क्या है? गुरु देशाध्ययनम शास्त्रम जड्यो तेलम। तो ये किसका है? ये हमारा है
गंदी की इसमें, हाँ ये रहा, ये है हमारा भामा की। कवित बीजम प्रतिभानम, ये है वामन की। और गुणानुबंधी प्रतिभा मधुतम, ये पूरा है इसका। और अव्युत्पत्तिकृतो दोषे सत्य सविनय करो, ये है आनंद। तो थोड़े नाम इनके हार्ड हैं, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो भामा की पहली युक्ति है, काव्य तो जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावती। गंदी की युक्ति शरीर काव्य स्टार्ट रचना पदावली। वामन की है विशिष्टा पद रचनावती, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंदवर्धन की है शब्दार्थयोग साहित्य काव्य। तो हमारा ऑप्शन क्या मिलान हुआ, ए का सेकंड। तो ए का सेकंड कहाँ है, भामा की। ये किसकी है, भामा की, ठीक है। और ये दूसरी कवित बीज किसकी है, कवित बीज हो गई हमारी वामन की। इसमें वामन नहीं दिया था तो, अच्छा ये यहाँ पर है, तो ये हो गई वामन की। क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए ना दोस्तों, इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो आप देखें ना खुद इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये यहाँ पर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 5। ये भी हमें ये बताना है कि इनका युग्म कौन सा है, कौन सा सही है। तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए, जैसे कार्ल मार्क्स हैं वो किसके लिए हैं, सार्त्र, डेरिडा, अरिस्टो, इलियट। तो ये किसके लिए हैं ये पता होना चाहिए। तो इसका है, अब जैसे कार्ल मार्क्स हैं तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही है, और ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही काट दिए, तो ठीक है, ये हमने काट दिए। अब बचिए तो इनमें से हमारा आंसर निकालना है, तो एलिमिनेट करना चाहिए ऐसे। तो अब आ जाइए ई पे चेक करते हैं। ई में क्या है, इलियट का काव्य मूल्य। अब इलियट का देख लेते काव्य मूल्य है कि नहीं। इलियट ने किस पे बात की है, इलियट एक प्रसिद्ध कवि हैं, इन्होंने काव्य मूल्य पर एक विचार व्यक्त किया है। इन्हें काव्य मूल्य कोई विशेष सिद्धांत या अवधारणा नहीं है, उन्होंने वस्तुनिष्ठ सम जैसे अवधारणों पर काम किया है। तो ये गलत है हमारा। तो ई अगर हमारा गलत हो गया है तो बचा हमारा ऑप्शन सी। तो आंसर हमारा क्या निकला, ए, बी और डी। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो ये अरिस्टो विवेचन, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सात अस्तित्ववाद, इस तरह से आपको एलिमिनेट करके आंसर को निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया। अब फिर आपको यहाँ पे अंधेरी नगरी नाटक की एक पंक्ति दे दी है और आपको बताना है कि ये किस नाटक से ली गई है। तो पहला बताना है कि अंधेरी नगरी नाटक की किस अंक से ली गई है, और ये भी पूछ सकते हैं देखिए किस नाटक से ली गई है। तो दो क्वेश्चन तो यही बन गए, तो उसको पढ़ लेते हैं। चले, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। अभी पंक्ति दे दी आपको, पूछेंगे किस नाटक की है या पूछ लेंगे किस अंक की। तो इसमें तो पूछा गया है किस अंक से ली गई है, तो ये ली गई है दूसरे अंक से। तो ठीक है, तो ये है दूसरे अंक की, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, एक व्यंग्यात्मक नाटक है। कैसा नाटक है, व्यंग्यात्मक नाटक है, जो एक ऐसे राज्य का वर्णन करता है जहाँ राजा और प्रजा दोनों ही मूर्ख हैं। इस नाटक में कुल 6 देश हैं। दी गई पंक्तियाँ दूसरे अंक से ली गई हैं। तृतीय अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी दी गई हैं इसमें। सेठ सेठ सब एक है, जहाँ कपूर कपार, कौकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक। ये 2 और दे दिए हैं इसमें, ये तृतीय अंक से ली गई है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन 7 पर। तो रचनाकार आत्मकथाओं के कौन से मेल सही है, तो आपको बताने हैं। तो हमारा आंसर हुआ इसमें ए, बी और डी। देख लेते हैं। ए क्या है, संपादक के 25 वर्ष, ये देवी देवती है। सेकेंड है हमारा 60 वर्ष, एक रेखांकन, यह है सुमित्रा पंत। और एक है हमारा डी, मेरी अपनी कथा, यह है रंगलाल सुंदरलाल बख्श की। इसके बारे में भी देख लेते हैं। संपादक के 25 वर्ष, देवी दत्त शुक्ल की आत्मकथा है। क्या है ये, आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है। अब पूछ सकते हैं कि पहले तो ये पूछेंगे कि ये क्या है, इसकी विधा क्या है। तो विधा हुई आत्मकथा। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि इसमें इन्होंने क्या कहा है। तो सबको पता है तो आत्मकथा अपने जीवन का अनुभव ही होता है। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा पंत की आत्मकथा है।
जिसमें इन्होंने अपने जीवन के सार्थक के अनुभवों और साहित्यिक यात्रा का वर्णन किया है। मेरी अपनी कथा किसकी है? पद्मनाभ सुंदरलाल बख्शी की। और अन्य महत्वपूर्ण दे रखी दस्तक जिंदगी। अब ये दस्तक जिंदगी की श्रीपुजन सहाय की, यहाँ गलत ऑप्शन है, तो क्या है ये? आत्मकथा है किसकी? प्रतिभा अग्रवाल। और यहाँ दे रखा है श्रीपुजन सहाय। तो ये श्रीपुजन सहाय की नहीं है, ये आत्मकथा प्रतिभा अग्रवाल की है। श्रीपुजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन है। ये जो मेरा जीवन है ये प्रतिभा अग्रवाल दे रखा है, ये किसकी है? श्रीपुजन सहाय है। तो यहाँ गलत दे रखे ना, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, तो ये उपयुक्त कथन किस निबंध से है लिया गया है? तो पहले पता मुझे आपको ये लाइन सुननी। तो ये दिल्ली दरबार दर्पण में है। ये क्या है? ये एक निबंध है। ये निबंध किसका है? ये निबंध है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये 3 क्वेश्चन हो गए, आप इसको पढ़ लीजिए। उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध दिल्ली दरबार दर्पण से लिया गया है। यह निबंध 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार के बारे में है, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया है। सामग्री इस निबंध में भारतेंदु ने ब्रिटिश शासन की आलोचना करते हुए भारत की गरीबी और पिछड़ेपन में विकास डाला है। उन्होंने महारानी के शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण और राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम 8 क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।